बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और पार्लियामेंट हाउस में इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हुई हैं। नंबर एक, कौमी असम्बली का इजलास। कौमी असम्बली का यानी नामुकम्मल इजलास। नामुकम्मल इस वजह से कि कौमी असम्बली में आज प्राइवेट मेंबर्स डे था और प्राइवेट मेंबर्स डे में होता यह है कि जो अरकान के निजी बिल्स होते हैं वो पेश किए जाते हैं, कायमा कमेटियों की रिपोर्टें पेश की जाती हैं, करारदादें पेश की जाती हैं, तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाते हैं। इतना अहम एजेंडा था जिसमें ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक हस्पताल में जो मशीनरी है, तिब्बी सहूलियात के हवाले से मशीनरी की अदम दस्तियाबी, उसका एजेंडा था। कोई अमल कुछ नहीं कार्रवाई उसके ऊपर हुई। इसी तरह से इस्लामाबाद में माजूरों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम ना होना और फंड्स ना होने का मामला था, कोई एक लफ्ज़ भी उसके ऊपर नहीं आ सका। इसी तरह से एक और दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसको हम कह सकते हैं कि एक तो सियासी मामला भी था और कुछ पार्लिमानी भी। वो पीपल्स पार्टी ने एक मुक्का जो था घुसुन्ना मारा था मुस्लिम लीग नून को, और वो ये था कि अगर रफ़ीउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली, उन्होंने ये तरमीम पेश की थी कौमी असम्बली के कवायद 2007 में, जिसके तहत ये कहा गया था कि पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो वज़ीर की जगह पे, क्योंकि वज़ीर या वज़ीर ममलकत जो है वो कबीना है, पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो कबीना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पार्लिमानी सेक्रेटरी जो आए रोज़ का यहाँ पे तमाशा लगा होता है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो दर्जनों के लिहाज से हैं और उनको जो है वो जवाब देने पे खड़ा कर दिया जाता है। एक मिनिस्ट्री का पार्लिमानी सेक्रेटरी दूसरे की जवाब दे रहा होता है, वज़ीर होते नहीं हैं। इस सारे तनाज़र में डिप्टी स्पीकर ने भी खतूत लिखे थे वज़ीर आज़म को, लेकिन अमल कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने तरमीम ये दी है, पार्लिमानी हवाले से तो ये बेहतर तरमीम है। उन्होंने पाबंदी लगाई है कि वफाकी वज़ीर या वज़ीर ममलकत हर सूरत ऐवान में मौजूद होगा और कौमी असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी सिर्फ हंगामी सूरत में उसको इजाज़त दी जा सकेगी, और वो इजाज़त भी स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो ऐवान के कंसर्ट से देंगे, और वो एक दिन के लिए होगा या 2 दिन के लिए भी ले लिया, जितने टाइम के लिए वो इजाज़त ली गई है। फ़र्ज़ करें कोई वज़ीर जो है बैरून मुल्क है, तो अगर वो 2 दिन के लिए बैरून मुल्क है तो वो 2 दिन के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी उसकी वजारत का जो है वो जवाब देगा, लेकिन उसे हर बार नई इजाज़त लेना होगी। यहाँ तक भी मौका पहुँचा ही नहीं। फिर एक और चीज़ कि जो एक इम्पॉर्टेंट बिल था वो था शर्मिला फारूकी का, PPP की रुकने कौमी असम्बली है। उन्होंने इस्लामाबाद की हद तक जहेज़ पर पाबंदी लगाने का बिल जो है वो पेश किया था, वो पेश हुआ नहीं है, मतलब एजेंडे में शामिल था, उस पर भी नहीं हुआ। अब ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि जो ही इजलास शुरू हुआ तो फिर शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है बहुत बड़े कायद हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की नसीहत पे अमल करते हुए अपोजिशन ने यानी PTI ने ऊ का एहतजाज शुरू कर दिया और स्पीकर की कोई बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाज़त दो। कल ख्वाजा आसफ ने कहा था कि क्यों अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त दी गई जब वक्फा सवालात था। अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया गया उमर अयूब को, और उसके बाद अपोजिशन ने उस पर सख्त एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए उन्होंने इस पर जो है वो कोरम की निशानदेही कर दी। जो ही कोरम की निशानदेही की तो कोरम गिना गया और नतीजा ये निकला कि कोरम पूरा ही नहीं था, और उसके नतीजे में कौमी असम्बली के इजलास में 15 मिनट का वक्फा करना पड़ा। 15 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ तो फिर भी ना कोई वज़ीर ना कोई अरकान, और इजलास जो है वो कल 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ गया। तो ये थी आज की एक कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई। अब इसमें इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, आलिया कामरान ने कल कहा था कि एक वक्फा सवालात पे 2.25 लाख रुपए लगते हैं, और अगर वो डेफर हो जाए तो तकरीबन 3 लाख रुपए बन जाते हैं सिर्फ डेफर हुए क्वेश्चंस पे। तो उस लिहाज से इस कौम के, इस गरीब कौम के जेबों से जिस तरह से यहाँ माल उड़ाया जा रहा है, इसी तरह से 1010 गाड़ियाँ FBR आपके और मेरे टैक्सों से लेने जा रही है। लेविश गाड़ियाँ जो है वो उनके ग्रेड 18 से ऊपर के ऑफिसर्स को दी जाएंगी। तो अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ लोगों को डिस्प्लिन नहीं मिल रही, कहाँ पोली क्लिनिक हस्पताल में जो है वो मशीनरी मौजूद नहीं, कहाँ माजूरों के लिए ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं, कहाँ फंड्स मौजूद नहीं, और दूसरी तरफ इन अल्लों तलल्लों और अयाशियों का ये हाल है कि जिस तरह से इस कौम के पैसे उड़ाए जा रहे हैं वो सबके सामने है। लेकिन इसका फैसला बहरहाल फिर भी कौम को करना है, या कौम के जो कहते हैं कि हम सबसे बड़े बही खा हैं, उन्होंने करना है कि ये क्या होता है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं, और वो चीज़ कि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी डयाला जेल में, वो केस की समाअत जो है वो भी मुलतवी हो गई है। उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिस पे
میں نے کہا تھا کہ یہ ٹاکرا جو ہے وہ ہوگا، وہ کیا ہوا ہے؟ وہ سینیٹر اعجاز چودھری پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے اس نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے پروڈکشن آرڈر کو لے کے اسلام آباد پولیس گئی ہے کوٹ لکھپت جیل لاہور، اور وہاں سے جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ کوٹ لکھپت جیل کے گیٹ کے باہر گئی ہے اسلام آباد پولیس، اور جیل حکام نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی پروڈکشن آرڈر دیا ہی نہیں ہے، تو ہم عمل کس پہ کریں. وہ وہاں سے چکر لگا کے واپس آ گئی ہے، اور اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ریسیو نہیں کرائے جا سکے، جس کی وجہ سے اپوزیشن کے جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری ان کو آج کے سینٹ اجلاس میں نہیں لایا جا سکا، اور 1.5 سال سے وہ جیل میں ہیں، اور ایک مرتبہ بھی پروڈکشن آرڈر ان کے جاری نہیں ہوئے تھے. اب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں تو عمل نہیں ہوا ہے. اب یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ سے جب پوچھا گیا ہے لابی میں چلتے ہوئے کوریڈورز میں رپورٹرز نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے سینٹ ایوان میں پوچھیں گے، جو وہ جواب دیں گے پھر ہم اس کے مطابق آگے دیکھیں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی آج کے اجلاس کی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.